हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हुए आगे के प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाया हुआ, और आपको जो भी डाउट्स हों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको शेयर करें, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को समझ सकूं। और पढ़ाया हुआ कैसा लगा तो प्लीज़ उसको कमेंट करके आप बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसका पहला प्रश्न है, पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। पहला है आपका प्रत्यक्ष आय, दूसरा है अप्रत्यक्ष आय, तीसरा है धन की आय, चौथा है अभौतिक आय। तो जब भी आय वाले प्रश्न आते हैं तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको रीड करना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है। पैसे का उपयोग किए बिना मतलब जिसमें पैसे का उपयोग नहीं किया जाएगा। परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इसमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं आदि शामिल हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो सब अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर सेवाएं की बात करें, अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें हमें घर मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, और बहुत सारे सार्वजनिक आपको जैसे कि पार्क हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर आपको पैसे का उपयोग नहीं किए बिना आपको उससे लाभ मिल रहा है, तो वो किसके अंतर्गत? वो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आदमी से बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। एक योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? तो ये पूछ रहा है यहाँ पर प्रश्न में, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बात कर रहा है कि इसमें क्या होता है कि बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की थी, और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है। मतलब जो भी आप राशि जमा करते हैं वो जो सरकार स्वीकार करती है वो किस माध्यम से, मतलब कौन सा मीडियम है जिसका प्रयोग आप करके आप बचत करने की आदत डाल रहे हैं। तो उसके पहला आपका ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है डाकघर, और चौथा है कोई भी सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संगठन। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस में जो ये योजना है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की है, ये इसमें की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है? पहला ऑप्शन है बचत खाता, दूसरा है सावधि जमा खाता, तीसरा है चालू जमा, और ये है आवर्ती जमा। तो यहाँ पर जो आपका करंट अकाउंट होता है, जिसमें कि अक्सर इसका प्रयोग कौन करते हैं? बिजनेसमैन लोग करते हैं। करंट अकाउंट जो आपका होता है उस अकाउंट में क्या होता है कि कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और आप जब चाहें धन राशि जमा कर सकते हैं और जब चाहें निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट्स नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है? धन की आय, मूल आय, अभौतिक आय और कुल आय। तो ये प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से संतोष की भावना, ठीक है, वास्तविक आय का प्रयोग, उसका प्रयोग किया और उससे क्या हुआ? संतोष की भावना, मतलब कि हमें सेटिस्फैक्शन जिससे हो जाता है, तो वो कौन सी किसके अंतर्गत, मतलब किस आय के अंतर्गत आएगी? तो धन की आय, तो धन की आय तो यहाँ पर नहीं होगा, ना मूल आय होगा ना कुल आय होगा। यहाँ पे कौन सी? कोई भी भौतिक आय नहीं बल्कि अभौतिक, क्योंकि जो संतोष है, जो हमारे सेटिस्फैक्शन है, जो हमें अच्छा लग रहा है, जैसे हमने कोई काम किया और उसके अनुरूप हमें वहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम घर पे जाते हैं, घर पे रहते हैं, तो हम कुछ काम करते हैं अपने घर वालों के लिए बिना किसी
बिना किसी बंदिश के कि हमें उससे फ़ायदा मिलना ही मिलना है या नहीं मिलना है, लेकिन उससे क्या होता है, हमें क्या होता है, एक संतोष की प्राप्ति होती है। तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो अभौतिक आय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकता से आता है? सुविधा, आवश्यकता, लचीली, विलासिता। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी मूल आवश्यकता की बात होती है, आवश्यकता की बात होती है, तो उसमें कई आवश्यकताएं, मतलब 3 आवश्यकताएं मेन है। कौन कौन सी हैं? हमारा शेल्टर है, मतलब जहां हम रहते हैं, घर हो गया हमारा, ठीक है, आवास हो गया, घर हो गया, और फिर क्या हो गया, वस्त्र हो गए, ठीक है, वस्त्र हो गया, और आपका क्या, फूड हो गया, ठीक है, भोजन हो गया। ठीक, तो इसमें जो भोजन है वो क्या, सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है। तो परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकता से आता है? तो वो एक आवश्यकता है, ना ही सुविधाजनक है। जैसे अगर हमने कार खरीद ली, मोटर खरीद लिया, स्कूटर खरीदा, तो उससे क्या हो गई, वो तो हमारी सुविधा के लिए चीज़ें हो गई ना। तो आवश्यकता जब भी अगर कहीं पे आपको देखने को मिले, तो वहाँ पर भोजन, वस्त्र और आवास की बात होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, बैंक के खातों के प्रकार हैं, बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इन सभी खातों के आपने नाम सुने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो बैंक के खातों के प्रकार कौन कौन से हैं? बचत खाता भी है, निश्चित अवधि जमा खाता भी है, चालू खाता करंट अकाउंट जो है वो भी है, या उपरोक्त सभी। तो बैंक के खातों के ये सभी प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक को बचत कहा जाता है, यह उक्ति है। मतलब यहाँ पे बचत की परिभाषा दी हुई है कि बचत किसे कहते हैं। तो वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक को बचत कहा जाता है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा कीन्स की है, गुड्डे की है, यंग की है, या इनमें से किसी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। किसकी परिभाषा है ये? कीन्स की परिभाषा है। इन सब परिभाषाओं को आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में परिभाषाएं पूछी जाती हैं। बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? मतलब किस ढंग से आप करें कि आपका जो धन है वो उसके मतलब उसकी जो श्योरिटी है वो बनी रहे, वो किसी तरह से उस क्षति उसमें ना पहुँचे। तो गहने खरीद कर धन की आप बचत करेंगे कि घर में सुरक्षित रखेंगे, कई प्रकार की लाभ योजनाओं में लगाएंगे, बीमा पॉलिसी में लगाएंगे। तो यहाँ पर जो धन के उपयोग, बचत के लिए धन का जो उपयोग है वो बीमा पॉलिसी में लगाना क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और उसमें क्या श्योरिटी होती है आपके ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, बीमा पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर 59 है क्वेश्चन, बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से, व्यय कम करने से, आय बढ़ा करके, बचत करके। तो बजट सफल कब होगा? बजट सफल तभी होगा जब हमारी जो आय है और जो हमारा व्यय है उसको हम जब सही से उसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं होगी। तो क्या होगा उस समय बचत, ये नहीं कि हमारी आय कम है और हम क्या कर रहे हैं, बचत हमारे वो व्यय क्या हो रहा है, हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हमारी आय व्यय दोनों क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो मतलब जितना हमें मिल रहा है, खर्च मिल रहा है, आय हो रही है, और उतना ही हमें उसी के हिसाब से व्यय करना चाहिए और बचत को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर आय व्यय का सही संतुलन से है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कहाँ स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर इज नई दिल्ली में। राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इनमें से किस पर FPO चिन्ह नहीं लगता है? घी पर, टमाटर केचप पर, शरबत पर, या फ्रूट जूस पर? तो ये जो है आपका जो शरबत है इस पर FPO
चिन्ह है। फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है, चिन्ह नहीं लगता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगला है, कौन सी एजेंसी ISI चिन्ह प्रदान करती है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आया हुआ है, बिल्कुल आप रट्टा मार लें इसको। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है वो ISI चिन्ह प्रदान करती है। ठीक है। हॉलमार्क का सोना कितनी मात्रा में शुद्ध होता है? 100%, 99.8%, 95.26%, 91.6%। तो यहाँ पर जो ये हॉलमार्क का सोना है वो कितना शुद्ध होता है? बिल्कुल आप इसको 100% नहीं लगाएंगे, वो कितना होता है? 95.26% शुद्ध मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1980 को, 24 दिसंबर 1982 को, 24 दिसंबर 1986 को, 24 दिसंबर 2000 को। तो ये अधिनियम जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ। इसको बिल्कुल याद कर लें, ये प्रश्न भी आपके इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार का निशान लगाएं इस पर। तो ये जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक। जो ये किसके लिए? कंज्यूमर राइट्स के हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसी के अंतर्गत क्या कंज्यूमर राइट्स प्रदान किए गए हैं। एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? तुलन पत्र, पारिवारिक बजट, मौद्रिक संसाधन या अभिलेख। ठीक है। ये पूछ क्या रहा है, एक परिवार के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका क्या कहलाता है? परिवार की बात यहाँ पर कर रहा है, तो परिवार अभिलेख तो होगा नहीं, ना मौद्रिक संसाधन, ना तुलना पत्र। हम बैलेंस शीट नहीं तैयार कर रहे हैं ना। यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? पारिवारिक बजट। जो बजट होता है वहाँ विभिन्न शीर्षक होते हैं, जैसे शिक्षा है, भोजन है, मनोरंजन है, इस तरह के विभिन्न शीर्षक होते हैं और उन पे अलग अलग खर्च निर्धारित होते हैं, जिससे कि आपका पारिवारिक बजट बहुत ही ज़्यादा संतुलित होता है और कर्ज जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। एक परिवार चलाने में शामिल उत्तरदायित्वों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? गृह प्रबंध, हाउसकीपिंग, परिवार प्रबंधन, संसाधनों की देखरेख। तो एक परिवार चलाने में शामिल उत्तरदायित्वों के प्रबंधन को, परिवार की बात यहाँ पर हो गई और उत्तरदायित्वों के प्रबंधन की बात यहाँ पर हो गई। इसके हिसाब से आप आंसर को देखेंगे तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, उसको क्या कहते हैं? होम मैनेजमेंट, अर्थात गृह प्रबंध। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? स्कूल है, अस्पताल है, मंदिर है, परिवार है। समाज की बुनियादी इकाई क्या हो जाती है? हमारी परिवार हो जाती है। प्रथम पाठशाला भी परिवार को ही कहा जाता है। पहली शिक्षक, पहला टीचर कौन होता है? वो माँ होती है। ये जब भी प्रश्न आएगा हमेशा इसका यही उत्तर होगा। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किससे संबंधित है? स्किनर महोदय से, अल्बर्ट बंडूरा से, एरिक्सन से या पियाजे से? तो सोशल लर्निंग थ्योरी ये किससे संबंधित है? ये सामाजिक सीखने का सिद्धांत जो है, समाज से सीखने का सिद्धांत, ये अल्बर्ट बंडूरा महोदय, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सेकंड, दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सी थ्योरी आप सभी याद कर लीजिए, कौन कौन सी थ्योरी किसकी किसकी है। सोशल लर्निंग थ्योरी की यहाँ बात कर रहा है कि सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किससे संबंधित है? तो वह अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कब प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर CV रमन, तीसरा डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, चौथा डॉक्टर MP सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है क्योंकि प्राइवेसी कम होती है, क्योंकि लोगों की संख्या अधिक होती है और आवागमन बना रहता है। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्रहित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। मानव जाति का कल्याण कुपोषित व्यक्ति, सुपोषित व्यक्ति,
स्वस्थ व्यक्ति इनमें से कोई नहीं। तो मानव जाति का कल्याण कौन कर सकता है? जो व्यक्ति स्वस्थ होगा। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो राष्ट्र स्वस्थ है, और इससे क्या होगा? राष्ट्र का विकास हो जाएगा, जिससे कि सबका कल्याण होगा। तो आपका जो स्वस्थ व्यक्ति है वही ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। किस पे? राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर। ठीक है, नेशनल जो आपका फैमिली वेलफेयर सेंटर की बात कर रहा है ये, कि परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर कौन सा काम होता है? इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखें, बिल्कुल रट लें इन प्रश्नों को, क्योंकि आंसर अक्सर उपरोक्त सभी लगता है लेकिन होता नहीं है। जैसा कि आपने देखा था कि TGT में भी इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ था। WHO के कार्य या किसी के कार्य पूछे गए थे और उपरोक्त सभी भी नीचे दिया हुआ था, और ज़्यादातर लोगों ने उपरोक्त सभी लगाया था और वो आंसर गलत हो गया था। तो प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल कहाँ पर की जाती है? राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर की जाती है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ? 1959 में, 1951 में, 1961 में, 1964 में। तो भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ है? ये 1951 में हुआ है। और 1952 में क्या हुआ है? सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना हुई। ठीक। अगला प्रश्न, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू किया गया? दहेज निरोधक अधिनियम 1994 में, 1982 में, 1970 में, या 1961 में। तो दहेज निरोधक मतलब दहेज प्रथा आज से ही नहीं, शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही दहेज निरोधक अधिनियम के लिए बातें चल रही थी। तो वो कब से लागू हुआ है? सन 1961 में लागू हुआ है। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं? धर्म, प्रजा मतलब पुत्र की प्राप्ति, रति, इनमें से सभी। तो हिंदू विवाह के उद्देश्य ये क्या है? इनमें से सभी। ये आपके ग्रामीण अर्थशास्त्र जो वो टॉपिक है आपका, उसके अंतर्गत आ जाता, ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत परिवार एक पूरी यूनिट है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें विवाह, परिवार, ये सारी चीज़ें उसमें अच्छे से दी हुई हैं। BA में जिन बच्चों ने BA में भी पढ़ा होगा और MA में भी आपको देखने को इस तरह से मिलेगा। तो हिंदू विवाह के ये सारे उद्देश्य, मतलब धर्म की विवाह आपको करना है क्योंकि आपके धर्म में है। फिर पुत्र की प्राप्ति मतलब कोई आपको अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की प्राप्ति हो, रति के लिए, और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 70 अगला है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहेंगे, प्रतिलोम विवाह कहेंगे, अंतर विवाह कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? अंतर विवाह कहते हैं, क्योंकि अपने ही समूह के अंतर्गत जीवन साथी को चुना जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत मतलब किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है? अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम प्रसारण और विसरण। तो वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब बीच में ये यहाँ पर और उसके पूरी इस साइड में क्या होता है? पूरा कपड़े घूमते हैं। ठीक है, तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया, जिसमें पहला परिवर्तन कौन सा है? उत्पाद में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, ये क्या है? इन्होंने पहले वर्ग में इसको रखा है। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, कार्य स्थान को संगठित करना, कार्य क्रिया में कौशल का विकास। तो
यहाँ पर जो कार्य सरलीकरण है उसका अर्थ क्या है कि कार्य को सरल करा जाए। और ये कार्य सरलीकरण किसके लिए किया गया था? ये सबसे पहले अपंग महिलाओं के लिए इनका प्रयोग किया गया था। जैसे जिनको कोई दिक्कत थी वो काम करने में, वो चलने फिरने, और जिससे कि उनका मूवमेंट कम हो और काम ज़्यादा हो। फिर बाद में इसका जब अच्छा रिजल्ट आया तो उसको जनरल लोगों के लिए भी उसको जनरलाइज कर दिया गया। तो कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है? कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाता है। अगला है सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य कौन सा है? बुनना, आटा गूंदना, फर्श पोंछना, डस्टिंग करना। तो जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में लगती है? फर्श पोंछने में लगती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य इन सब में कौन सा है? फर्श पोंछना। वैसे भी पोछा लगाना एक कठिन कार्य है जिसमें कि हमारी बहुत सी कैलोरी बर्न होती है। कार्य सरलीकरण की प्रमुख 2 तकनीकी कौन कौन सी है? औपचारिक और अनौपचारिक मार्ग एवं प्रक्रिया चार्ट, स्थायी तथा लचीला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्य सरलीकरण अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि 2 प्रकार की तकनीकी होती है। कौन कौन सी? एक होती है औपचारिक और दूसरी होती है अनौपचारिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तो कार्य सरलीकरण की मुख्य तकनीकी कौन सी है? 2 है। फिर इसके अंतर्गत अलग अलग तकनीकी हैं, लेकिन जो मुख्य तकनीकी है वो 2 है, औपचारिक और अनौपचारिक। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, कीप लर्निंग।